बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू मशीन लर्निंग। सो हमारा के नियरेस्ट नेबर्स का जो जर्नी है वो कंटिन्यू कर रहा है। एंड बिफोर मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कर्स ऑफ डिमेंशनैलिटी, जिसका हमने पहले जिक्र किया था और उसे हमने डिस्कस करना है, उससे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस नॉट इन अ लॉट ऑफ डिटेल हाउएवर बट स्टिल आई वुड लाइक टू डिस्कस सम ऑफ द एनहांसमेंट्स ऑफ के नियरेस्ट नेबर्स। हम KNN को पढ़ रहे थे तो हमने इसकी फ्लॉज भी डिस्कवर किए हैं। हमने ये देखा है कि इसका सबसे बड़ा फ्लॉ जो है वो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी है। सो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज, जिसकी वजह से इसने टेस्टिंग के वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लगाना होता है। सो देयर हैव बीन एनहांसमेंट्स जो कि इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करती हैं। विल ब्रीफली टॉक अबाउट दोज। उसके साथ साथ कुछ और रिलेटेड एल्गोरिदम्स हैं जो बहुत मिलते जुलते हैं के नियरेस्ट नेबर से, एंड आई वुड लाइक कि मैं ब्रीफली एटलीस्ट उनकी बात ज़रूर करूं। और वहाँ पर आई वुड लाइक टू टच अपॉन अ फ्यू थिंग्स जिनको हम एंड यू विल फील इन दिस वीडियो कि हम थोड़ा सा शैलो रहेंगे, एंड दैट्स इंटेंशनल। हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि ईच एंड एवरी एल्गोरिदम दैट हैज़ एवर बीन प्रपोज्ड इन द लाइन ऑफ मशीन लर्निंग हम हर एक को टच करें, बल्कि हम एक ख़ास स्ट्रेटजी के अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम कुछ का जिक्र सिर्फ इसलिए कर देना चाहते हैं इस पॉइंट पर कि आपके जहन में कुछ बीज बोना भी मकसद है, that I would like to harvest later on in the semester. So I'll be doing that as well. I'll be mentioning a few things. उनका जिक्र मैं करके आगे बढ़ जाऊंगा, उनकी किसी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो उस मौके पर समझ जाइएगा कि यहाँ हमारा मकसद बस उतना ही आपको अभी प्रोवाइड करना है जितने की ज़रूरत है। इट्स आफ्टर ऑल we're towards the very beginning of what we're doing. तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुद ब खुद अपनी जगहों पर सेटल होती जाएंगी और समझ आती जाएंगी। इस वीडियो के लिए हमारे जो रेफरेंसेस हैं, मैंने पहले रेफरेंस को रेड इसलिए कर दिया है बिकॉज मैंने इस रेफरेंस से इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए काफ़ी मटेरियल डायरेक्टली लिया हुआ है, एंड ऑन each and every one of those slides I have basically mentioned this reference again and again. These are amazing. This is an amazing playlist by Victor Lebrenko. और मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप यहाँ से जाकर इनकी डायरेक्टली वीडियोस भी देखें जिसमें ये चीज़ें हैं। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो हमने कुछ डायग्राम्स डायरेक्टली, आई वाज लेजी सो आई जस्ट पिक्ड अप द डायग्राम्स डायरेक्टली from his videos. That's why I am giving these references again and again so that कि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रहे कि वो मटेरियल वहाँ से मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ और आपको कुछ चीज़ें मैं डायरेक्टली वहाँ से लेकर दिखा रहा हूँ। बट आई थिंक कि इस अंडरस्टैंडिंग के लिए द वे ही एक्सप्लेन्स इट इज़ रियली नाइस। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। सो हम अब तक के नियरेस्ट नेबर्स को देखते आए हैं और इस एल्गोरिदम को हम अब तक समझ चुके हैं किस तरह से काम करता है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि मैं यहाँ पर पहले KNN की ब्रीफली बात करूंगा, एंड देन आई विल टॉक अबाउट अ वेरी रेलेवेंट एंड अ वेरी सिमिलर एल्गोरिदम इन मैनी सेंसेस, but also a very very powerful algorithm which is called the Parsons window algorithm. और उसको डिस्कस करने से पहले लेट्स क्विकली लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सो ये जो दो प्लस आपको रेड नज़र आ रहे हैं, दीज आर द टेस्ट डेटा पॉइंट्स, और जो ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं, ब्लू स्क्वायर्स, दीज एंड द रेड सर्कल्स, दीज आर योर ट्रेनिंग डेटा। और यहाँ पर इन लेबल्स को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जितने लेबल्स मेरे ये ब्लू स्क्वायर्स हैं, इन सब की वैल्यू को मैंने आर्बिट्रेरली असाइन कर दिया -1, और रेड सर्कल्स को आई हैव असाइंड आर्बिट्रेरली +1। एक चीज़ याद रखिएगा, ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि ये जो लेबल लगाना है ना, बाइनरी 0 1 कहना, +1 -1 कहना, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी जनरलिटी के ऊपर रिजल्ट्स की, लेकिन इससे बाज़ दफ़ा हमारा मैथ्स आसान हो जाता है, बाज़ दफ़ा हम ज़्यादा एलिगेंट फार्मूलाज क्रिएट कर लेते हैं। तो इससे कभी परेशान ना होइएगा, हम बार बार स्विच बैक एंड फोर्थ करते रहेंगे, कभी कहेंगे 0 और 1, फिर कहेंगे -1 +1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इससे आपने बिल्कुल भी ना अपने फोकस को नहीं छोड़ना। और अगर यूँ आप सोच रहे हैं कि आपके जहन में खुद कैसे आए कि यहाँ +1 लगना है कि -1, तो यू वुड रिक्वायर अ लिटिल एक्सपीरियंस इन द डोमेन, एंड एज यू हैव एक्सपीरियंस विद मैथ्स कि विद एक्सपीरियंस यू लर्न कि अगर आप पर एक पर्टिकुलर वैल्यू लें तो उससे आधी चीज़ें वैसे ही जीरो के ख़त्म हो जाएंगी और आधी चीज़ों पे आप कंप्यूट कर लेंगे और सो ऑन। तो ये एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें आती हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं है अगर फ़ौरन आपके जहन में ये क्लिक ना कर रहा हो कि ये यहाँ +1 -1 क्यों यूज़ हो रहा है rather than 0 1 या rather than any other values R और blue, so R and B कुछ भी हो सकता था ना। तो हमने चूज़ कर लिया +1 और -1। अभी आप जब हम फॉर्मूला निकालेंगे तो आप देख लीजिएगा कि इसका फ़ायदा क्या है। अच्छा जनाब, सो 3NN एल्गोरिदम क्या कहता है इन टेस्ट डेटा पॉइंट्स के लिए कि वो
इसके इर्द गिर्द मौजूद 3 नियरेस्ट नेबर्स को सिर्फ ढूंढ रहा है. सो लेट्स से इस पर्टिकुलर के लिए टेस्ट डेटा पॉइंट के लिए ये 3 नियरेस्ट नेबर्स है. बाय द वे आप देख रहे हैं कि मैंने सर्कल को उसके सेंटर से गुजारा है बिकॉज इंडिकेटर तो पूरे पूरे पॉइंट्स ही हैं, लेकिन असल में तो सेंटर में एक जीरो साइज का पॉइंट है ना, जिसको हम असल में डेटा पॉइंट कहते हैं. बाकी तो खाली उसकी विजुअलाइजेशन है. दैट्स व्हाई आई एम कंसिडरिंग द सेंटर ऑफ ईच पॉइंट एज द पॉइंट जिसकी बात हो रही है. तो ये आखिरी जो सर्कल जहाँ टच कर रहा है वो ब्लू के सेंटर से गुजर रहा है, यानी उसके बिल्कुल सेंट्रॉइड से गुजर रहा है. अच्छा जनाब, तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो इतना होना चाहिए कि इसमें 3 पॉइंट्स आ रहे हों. सो 3nn रिक्वायर्स कि 3 पॉइंट्स कवर हों. तो सिमिलरली अगर मैं देखूं ये दूसरे वाले के लिए, तो उसमें एक छोटा सर्कल बनेगा जिसमें 3 पॉइंट्स आ जाएंगे एंड वी आर डन. राइट, यही हमने KNN के बारे में अब तक सीखा है. जो सिमिलर एल्गोरिदम है पार्सन विंडो का, उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम KNN के अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स को फिक्स रखते हैं और पार्सन विंडो के अंदर हम रेडियस ऑफ द सर्कल को फिक्स कर देते हैं. यानी हम ये कह रहे हैं कि वी हैव डिफाइंड अ रेडियस r, और अब सारे सर्कल्स जो होंगे वो रेडियस r के होंगे, उसमें जितने भी पॉइंट्स आ जाएं. सो दैट मीन्स कि एट टाइम्स in more dense feature sets, जहाँ पर आपके और स्पेशली इन लो डिमेंशंस आपके पॉइंट्स करीब करीब होंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत हो सकता है कि k से ज़्यादा पॉइंट्स मिलने लगें इन द सेम साइज ऑफ सर्कल. तो बस सिर्फ बात अभी इतनी समझें और इतनी याद रख लें कि पार्सन विंडो के अंदर KNN के अंदर the k is fixed, पार्सन विंडो के अंदर the k is not fixed, but the size of the circle is fixed. उसमें जितने भी k आ जाएं, उसमें जितने भी नेबर्स आ जाएं आपके, आप उनको कंसिडर कर लेते हैं. सो लेट्स अज्यूम आपने अगर क्लास इंडिकेट करनी है और आप यहाँ पर कहते हैं सुपर वाले केस में कि यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 ब्लू हैं और 1 रेड है, दैट मीन्स कि इस जो क्रॉस है इसकी जो क्लास आएगी वो ब्लू आएगी. एंड सिमिलरली जो दूसरा वाला है उसकी भी ब्लू आएगी क्योंकि उसके पास 3 आ रहे हैं यहाँ पर जिनमें से 2 ब्लू हैं. ठीक है, तो ये हमारा पार्सन विंडो का एल्गोरिथम हो गया. एक चीज़ तो पहले आपके जहन में होपफुली अब ये क्लियर हो गई. अच्छा, अब हम एक फॉर्मूला लिखते हैं इस पार्सन विंडो का, और इसको हम यहाँ पे अब आपको समझ आएगा कि ये +1 और -1 रखने की क्या ज़रूरत थी. सो बेशक पॉज करके पहले इसे घूर लें और अपने आप को थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि दिस मेक सेंस. सो इन केस ऑफ पार्सन विंडो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम सम कर रहे हैं उन सारे लेबल्स yi को, उन सबको हम सम कर रहे हैं जिनके केस में मेरा xi रेडियस r ऑफ x के अंदर लाई करता है. सो इस रेडियस के अंदर, इस रेडियस r के अंदर जितने पॉइंट लाई करते हैं, और किससे रेडियस x से, तो x मेरा वो पॉइंट है जो सेंटर में. सो लेट्स से दिस इज माय x और यहाँ पर दिस इज माय x. मेरे x के रेडियस के अंदर जितने भी xi's आ रहे हैं, सो ये मेरे सारे xi हैं. ठीक है, ये x1 x2 x3 फॉर एग्जांपल ये मेरे xi हैं. सो जितने भी मेरे xi आ रहे हैं फॉर ऑल दोज i's, मैं इन सब के लेबल्स को पकड़ूंगा और उनको आपस में सम कर दूंगा. अच्छा, अब खुद सोच लीजिए, अगर लेबल्स +1 और -1 हैं, अगर मेरे पास 2 प्लस के लेबल है और एक माइनस के लेबल है, तो ये +2 -1 और जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो उसका साइन पॉजिटिव आ जाएगा. और अगर मेरे ज़्यादा नेगेटिव मिले होंगे तो साइन नेगेटिव आ जाएगा. ये हमें, सो मैंने अभी चंद लम्हे पहले कहा था ना, ऐसे लेबल्स चूज़ करें जिससे मैथ्स आसान हो जाए. हम इतना एलिगेंट फार्मूला शायद ना निकाल पाते अगर हमने कोई और कैटेगोरिकल लेबल्स चूज़ किए होते. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको. होपफुली उससे ये बात भी आपको समझ में आ गई कि किस तरह से हम नॉर्मली ये लेबल्स की वैल्यूज़ को अपने फार्मूला से जोड़ रहे होते हैं. इसी को लिखने का एक और अंदाज देख लेते हैं. बिल्कुल सेम फार्मूला है. अब लिखा इसको इस तरह से कि साइन उसी तरह से, अंदर हम ये कह रहे हैं फॉर ऑल आई सम कीजिए अब yi को, यानी उनके लेबल्स को सम कर लें और उसके साथ मल्टीप्लाई किया है दिस फंक्शन 1 को. अच्छा, ये बिल्कुल अब वो डेल्टा फंक्शन की तरह काम कर रहा है. यहाँ पर कर ये रहा है, ये कह रहा है कि अगर xi माइनस x का एब्सोल्यूट डिस्टेंस जो है वो लेस देन इक्वल टू r है, तो फिर ये 1 होगा, अदरवाइज यहाँ पर 0 आ जाएगा. तो ये 1 होगा अगर ये सर्कल के अंदर है, अदरवाइज 0 हो जाएगा. तो लिहाजा ये सिर्फ उन केसेस के अंदर yi की वैल्यू को यहाँ पर यूज करेगा जहाँ जहाँ पॉइंट्स, सो इट्स लुकिंग एट ऑल पॉइंट्स रादर देन जस्ट द पॉइंट्स विद इन द सर्कल. इट्स लुकिंग एट ऑल पॉइंट्स एंड द पॉइंट्स विद इन द सर्कल have a value and the points which are not in the circle are multiplied by 0 and they vanish. ठीक है, बात समझ में आ गई. इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है. होपफुली उसी फॉर्मूला को एक और अंदाज से लिखा है क्योंकि इसको आगे एक और चीज़ में यूज़ करना है. अच्छा जनाब, अब ज़रा देखते हैं विजुअली कि यहाँ पर हो क्या रहा है. सो यू कैन सी हियर कि ये मेरा पॉइंट x है
ये जो प्लस बना हुआ है यहाँ पर, और along the horizontal axis you see distance from x, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक जो रेडियस r का सर्कल डिफाइन किया है वो किसी जगह पर जाकर रुक रहा है। सो ये मैं ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो मैंने ये ड्रॉ किया ना, ये इसके लिए ड्रॉ किया। सो अब ये जाकर इस रेड के ऊपर रुक रहा है और 4 मेरे ब्लू नियरेस्ट नेबर्स के अंदर आ रहे हैं। सो आई एम जस्ट सेइंग कि जी ये जो मैंने यहाँ पर ये लगाया है ना, ये बाउंड्री है, इससे आगे की चीज़ें मेरे नेबर नहीं है, इससे पीछे की चीज़ें मेरे नेबर हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है? यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप सर्कल का साइज चूज कर रहे होते हैं तो उसकी छोटी छोटी वेरिएशन आपके रिजल्ट्स पे काफ़ी मेजर असरात ला सकती है। स्मॉल वेरिएशंस in the choice of R can impact the label which is given to your test data point X in a major way. इसको हम कहते हैं कि हमारे एल्गोरिदम की वेरिएंस जो है वो बहुत हाई है, यानी छोटी छोटी चेंजेस से उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। इस मसले को अब ये जो मैं इसका आपको हल देने लगा हूं ना, यहाँ अब आप मुझे आपकी पूरी तवज्जो चाहिए। जब मैं आपको हल देने लगा हूं ये बार बार आएगा। ये हल उस वक्त भी आएगा जिस वक्त हम एक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, जिसका नाम बाय द वे आपके KNN से बड़ा मिलता जुलता है और लोग उसको कंफ्यूज भी करते हैं, के मीन्स का जो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जब हम पढ़ रहे होंगे वहां पर भी यही सेम प्रॉब्लम हमें आएगा कि ये तो बड़ी हार्ड बाउंड्री लग गई है येस और नो के बीच में। तो बाउंड्रीज हार्ड नहीं होनी चाहिए बिकॉज इससे आपके एल्गोरिदम की वेरिएंस बहुत बढ़ जाती है और भी मसले होते हैं। तो लिहाजा हार्ड बाउंड्रीज को क्या हम सॉफ्ट कर सकते हैं? और हम बिल्कुल कर सकते हैं। सो व्हाट वी एसेंशियली डू इज कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एक साइड के ऊपर 1 है और एक साइड के ऊपर 0 है, यानी इससे जो हम पहले कह रहे थे, अगर मैं वो भी साथ में यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, मे बी विद अ डिफरेंट कलर, ब्लू के साथ में ड्रॉ कर देता हूँ, कि हम इससे पहले जो कह रहे थे, I could have drawn it better. Let me just rub it and try to draw it again a little bit more nicely. Let's hope this is nicer. All right, this is going to do. So इस साइड के ऊपर हम इसकी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस साइड के ऊपर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने भी ये पॉइंट्स पड़े हुए, ये जो आप यहाँ पर आप अभी देख कर आए। सो नाउ बेहतर क्या हो रहा है पहले की निस्बत? वो बेहतर ये हो रहा है कि इफ़ यू लुक एट दिस न्यू फंक्शन, दिस इज ग्रेजुअली डिकेइंग, ठीक है। ये कोई आधा गाउसियन लग रहा है आपको। ये फंक्शन बेसिकली एक वेट से मल्टीप्लाई कर रहा है इन सारे के सारे नेबर्स को, जबकि जो नेबर्स आपके बहुत करीब हैं ये निस्बतन हाई वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहे हैं विच इज क्लोज टू 1, और जो नेबर्स दूर होते चले जाते हैं वो बहुत छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्लोज टू 0। सो दिस इज अ वेटेड सम। सो नाउ if I represent this, by the way, ये जो अब मैंने मेथड यूज़ किया है इसके लिए एक नाम है, और वो नाम आपने शायद इससे पहले मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में सुना भी होगा। Such functions which map distances to numbers are known as kernels. इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस हैं। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में कर्नल प्रोनाउंस करते हैं, यूएस प्रोनाउंसिएशन इसको कर्नल प्रोनाउंस करते हैं। आप इसको जो मर्जी कहना चाहें कह लें, बस सिर्फ समझ लें कि ये करता क्या है। तो इसका काम ये है कि ये डिस्टेंसेस को नंबर्स के ऊपर मैप कर रहा है। इन दिस केस दिस इज गिविंग अ ग्रेजुअली डिकेइंग वेट by as the distance increases. So as the distance increases the weight decays, the weight decays to 0, ठीक है। तो अब इस चीज को अगर हम देखें कि ये इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो अब इस चीज को हमने सिंपली यहां से पकड़ा है और इसमें कन्वर्ट कर दिया, एंड वी जस्ट रिप्लेस दिस हार्ड फंक्शन विच वाज आइदर 1 और 0, अ स्टेप फंक्शन, उसको हमने उठाकर इस कर्नल से रिप्लेस कर दिया। एंड दिस कर्नल इज बेस्ड ऑन द पॉइंट xi एंड द पॉइंट x। अब ये इन डिस्टेंसेस को लेगा और इन डिस्टेंसेस को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई, वेट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अब yi के साथ क्या होगा इस समेशन के बाद। अगर करीब के पॉइंट ज्यादा +1 थे तो ये सम ज्यादा पॉजिटिव होगा। अगर करीब के पॉइंट्स यानी ज्यादा वेट वाले पॉइंट्स ज्यादा माइनस थे, यानी अब हम यूं कह सकते हैं कि इस मिक्सचर के अंदर या ज्यादा पॉजिटिविटी होगी जिसको साइन कैप्चर कर लेगा, या ज्यादा नेगेटिविटी होगी जिसको साइन कैप्चर कर लेगा। सो अब बजाय ये कहने के कि ज्यादा मेरे नेबर्स पॉजिटिव थे वर्सेस के ज्यादा, यानी मेरे नंबर ऑफ नेबर्स ज्यादा मेरे पॉजिटिव थे, नंबर ऑफ नेबर्स ज्यादा नेगेटिव थे, वो डेमोक्रेटिक अंदाज से कहने के बजाय हम वेटेड अंदाज में कह रहे हैं कि मेरे नेबरहुड में नेगेटिविटी ज्यादा थी या पॉजिटिविटी ज्यादा थी। तो यानी मेरे करीब के लोग, मैंने उनको ज्यादा वेट दिया, दूर वालों को थोड़ा कम वेट दिया, और दूर वालों को और कम दिया, और बहुत दूर वालों को इतना कम दिया कि 0 हो गया, ठीक है।
ये बात आपको समझ होपफुली आ गई होगी और ये फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा. सो दिस इज अ कर्नलाइज्ड पार्सन विंडो फॉर्मूला, जिसमें हमने कर्नल यूज किया है जो कि डिस्टेंसेस को यहाँ पर वेट्स में कन्वर्ट कर रहा है. अब मैं आपको एक फार्मूला और दिखाने लगा हूँ और डरिएगा नहीं, ये फार्मूला आपको सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आज बिल्कुल अब इस वक्त हम बिगिनिंग में हैं और पहला एल्गोरिदम हमारा ये चल रहा है इस सेमेस्टर में. मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप ज़रा एक नज़र ये देख लें कि आगे जाकर एक चीज़ आनी है जिसका नाम बड़ा बाज़ लोगों को दहशतनाक लगता है. सो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, मैक्सिमम मार्जिन क्लासीफायर्स के अंदर जिसको हम जाकर पढ़ेंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ये उस सपोर्ट वेक्टर मशीन्स की बहुत सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है, अ कर्नलाइज्ड सपोर्ट वेक्टर मशीन. और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इतनी चीज़ इन दोनों में कॉमन है, इतनी चीज़ इन दोनों में कॉमन है. सिर्फ ये अल्फा आई कोई साथ पड़े हुए, मैं बिल्कुल भी ये इंप्लाई नहीं कर रहा कि ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं. मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कह रहा. जब हम सपोर्ट वेक्टर मशीन पढ़ेंगे विल सी इट्स ब्यूटीफुल, इट्स एलिगेंट, इट्स अमेजिंग, जस्ट लाइक के नियरेस्ट नेबर्स, इट्स आल्सो ब्यूटीफुल, इट्स आल्सो एलिगेंट. लेकिन वहां पर ये अल्फाज कुछ और काम कर रहे होंगे, ये हमारे जो पॉइंट्स हैं उनके साथ कोई रिलेशनशिप कायम कर रहे होंगे कि जो पॉइंट करीब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन बाउंड्री के, उनको किस तरह डील करना है. बट आई जस्ट वांटेड यू टू जस्ट टेक अ मोमेंट एंड सी कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स किस तरह से एक ही किस्म के काम के ऊपर कन्वर्ज कर सकते हैं, मिलते जुलते किस्म के उनके फॉर्मूलाज हो सकते हैं. जब हम एसवीएम पढ़ लेंगे ना, उस वक्त अगर आप में से किसी को याद आए और मुझे याद करा दे, तो देन विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मे बी साइड बाय साइड कंपेयर दीज एंड टॉक अबाउट देम एंड लर्न मोर फ्रॉम देम. ठीक है जनाब, ये हो गई एक बात जो यहाँ तक आपसे करनी थी. दूसरी बात है परफॉर्मेंस ऑफ के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम की, और हमने देखा था कि कोई अच्छी नहीं है परफॉर्मेंस. तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो टेस्टिंग के वक्त बिग O of ND है, where n is the size of your data set, your testing data, training data का size, और d is the number of dimensions. तो आपको हर पॉइंट पे जाना पड़ता है और उसके ऊपर जाकर, ये हमने बड़ी डिटेल में इससे पहले भी देखा था, सारी d dimensions के ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है. तो लिहाजा ये nd इसका एसिम्प्टोटिक वैल्यू आती है, अपर बाउंड आती है. तो ये अब यहाँ पर इसको बेहतर कैसे किया जाए, सवाल ये है कि अब ये तो बहुत बुरा है. और हमने देख लिया कि इवन जो इतना बड़ा हमने पिछले लेक्चर में देखा था बड़ा फ़ायदा है वो वाला इसकी अपर बाउंड का एरर वाली, वो भी इसी वजह से फेल होना शुरू हो गया था कि ये तो स्लो बहुत है, ये कहाँ से काम आएगा. तो एक तरीका जो यूज़ होता है इसको फास्ट करने का, बेहतर करने का, वो ये है कि हमें अक्सर सारी डिमेंशंस की ज़रूरत नहीं होती. और इस तरह की बातें हम ज़रा आगे जाकर अगले वीडियो में भी थोड़ी सी करेंगे कि जो really the useful dimensionality, the effective dimensionality of the problem might be much lower than the total number of dimensions जो मौजूद हैं. आपका इमेज है उसके अंदर हो सकता है कि 18 मिलियन dimensions हैं, लेकिन उस 18 मिलियन 18 मेगापिक्सल के कैमरे से तस्वीर खींची, 18 मिलियन पिक्सल हो गए तो 18 मिलियन dimensions हो गई. 18 मिलियन dimensions है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 18 मिलियन dimensional प्रॉब्लम हो भी. वो हमारी रिप्रेजेंटेशन है 18 मिलियन. आपने शक्ल डिस्क्राइब करने के लिए 18 मिलियन एट्रीब्यूट्स यूज़ नहीं किए हैं. अगर मैं कहूँ आप मुझे ज़रा बताइए कि जी आपके भाई की शक्ल कैसी है, तो आप 18 मिलियन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के ऊपर मुझे एक्सप्लेन करेंगे. वुड यू स्टार्ट बाय सेइंग कि जी लेफ्ट मोस्ट अपर पिक्सल जो है उनका वो ब्लू है, इस तरह तो नहीं आप डिफाइन करेंगे ना शक्ल. यू विल बी डिफाइनिंग इट मे बी इन अ वेरी सिंपल वे. नाक कैसी है, आंखें कैसी हैं, कान कैसे हैं, बाल कैसे हैं, माथा कैसा है, शक्ल कैसी है, मूछें हैं नहीं है, दाढ़ी है नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. आई होप मैंने भाई ही कहा था, बहन डिफाइन करने को नहीं कहा था, तो मूछें दाढ़ी पे बुरा ना मान जाइएगा. तो तो सो यस, जो भी आप डिफाइन कर रहे थे बड़े मुख्तसर चीज़ों के ऊपर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, कंप्लीटली मुख्तसर एट्रीब्यूट्स के ऊपर. सो दोज आर द एक्चुअल इफेक्टिव डिमेंशंस ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, तो डिमेंशनलिटी रिडक्शन की एक पूरी सेट ऑफ टेक्निक्स हैं जो कि हमारी नंबर ऑफ डिमेंशंस को रिड्यूस करती हैं और उन डिमेंशंस को हटा देती हैं जिनका कम फ़ायदा नज़र आ रहा होता है. ठीक है, ये एक तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि सम हाउ रिड्यूस n. सो जितने नेबर से आपने कंपेयर करना है ना, यानी हम कह रहे हैं जी पूरे डेटा सेट से कंपेयर करो, पूरे ट्रेनिंग डेटा से कंपेयर करो हर टेस्ट पॉइंट को और सबके साथ डिस्टेंसेस निकालो. तो हम ये कहते हैं नहीं भाई, कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम m पॉइंट से कंपेयर करें वेयर m इज मच मच स्मॉलर देन n.
यानी किसी तरह से आप हमें हिंट दे दें कि मेरे नियरेस्ट नेबर्स कौन से हैं, मुझे सबके सबसे कंपेयर ना करना पड़े। अभी तो आप कह रहे हैं कि जो मुझसे जितना भी दूर है सबके सबके साथ डिस्टेंस निकालो फिर बात बनेगी। तो सम हाउ कम अप विद ह्यूरिस्टिक्स, चाहे इन एग्जैक्ट ह्यूरिस्टिक्स, जिससे आपको ये पता लग जाए कि मैंने किससे कंपेयर करना है और किससे नहीं करना, ठीक है। और ताकि मेरा बिग ओ जो है वो एन डी की जगह एम डी बन जाए, वेयर एम इज मच स्मॉलर देन एन, सो माई ओवरऑल परफॉर्मेंस वुड बी मच बेटर। यहां पर हम 3 एल्गोरिदम्स को देखेंगे, 3 डिफरेंट एल्गोरिदम्स को बहुत ब्रीफली, बहुत सुपरफिशियल अंदाज में। इनकी बहुत डिटेल्स हैं, बड़ी खूबसूरत डिटेल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वक्त लगाएंगे तो अगले एल्गोरिदम्स के लिए वक्त नहीं बचेगा। तो लिहाजा इनको बहुत ब्रीफली एक सुपरफिशियल मैनर में देखेंगे, आपको इतना अंदाज़ा हो जाए कि ये कर क्या रहे हैं। और यहाँ पर जो के डी ट्रीज का पहला मेथड है, ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हमारी डिमेंशनैलिटी लो है और आपका डेटा रियल वैल्यूड है। सो रियल वैल्यूड कंटिन्यूस डेटा है आपका और लो डिमेंशंस है, ज़्यादा डिमेंशंस नहीं है, ठीक है। ये तब एप्लीकेबल होता है। और ये इसका बिग ओ जो है वो डी लॉग बेस 2 ऑफ एन तक चला जाता है। और अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर ज़िंदगी में कभी पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि एन और लॉग बेस 2 एन या एन और लॉग एन इन टर्म्स ऑफ एसिम्प्टोटिक कंप्लेक्सिटी एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ होते हैं। अगर आपने ज़िंदगी में कभी इस बात पर कन्विंस नहीं हुए हैं तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा, एक काम कीजिए, वीडियो पॉज करें, एक एक्सेल शीट खोलें, उसमें एक साइड के ऊपर ना आप लिखें लेट्स से 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, और दूसरी साइड पे इन सब का लॉग लेकर, बेशक लॉग बेस 10 कर लें, लॉग बेस 2 कर लें, कुछ भी करके इन सब का लॉग लिख लें और उसको आमने सामने कंपेयर कर लें। देख लें कि कितना कितना फर्क पड़ रहा है दोनों में। कि जब आपका एक साइड 1000 पे पहुंच रही है तो लॉग बेस 2 आपका उस वक्त जो है वो 10 तक पहुंचा होगा। तो जो चीज़ 1000 स्टेप्स में हो रही है n में, वो log बेस 2n के अंदर 10 स्टेप्स के अंदर हो रही है। जो चीज़ 1 मिलियन स्टेप्स में हो रही है आपके n में, वो चीज़ 20 स्टेप्स में हो रही है log बेस 2 में। और बाय द वे 6 स्टेप्स के अंदर वो हो रही है log बेस 10 में। तो लेकिन इनमें आपस में एसिम्प्टोटिकली फर्क नहीं होता, तो इसलिए मैं log बेस 2 ही की बात करूंगा यहाँ पर। एंड सिमिलरली जो चीज़ 1 ट्रिलियन स्टेप्स में हो रही है रॉ में, यानी n में, वो चीज़ आपकी 40 स्टेप्स में हो रही है log बेस 2 में। सो देयर इज अ वर्ल्ड्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक इंप्रूवमेंट होता है फ्रॉम n टू log बेस 2n। सो दिस ओनली वर्क्स व्हेन d इज मच मच स्मॉलर देन n, यानी डिमेंशनैलिटी कम है। ऐसा नहीं है कि जितने पॉइंट्स हैं उसके करीब करीब ही डिमेंशंस है। सो इट्स लाइक 20, 30, 40 डिमेंशंस के करीब डिमेंशंस हैं, तो ये चल जाता है। लेकिन ये इनएग्जैक्ट है, ये नेबर्स मिस कर सकता है। तो फिर इसके नेबर्स सही सारे पकड़वाने के लिए इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ती हैं, जिससे फिर इसकी कम्प्लेक्सिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये यानी एक अप्रॉक्सीमेशन है, एस्टिमेशन है, परफेक्ट चीज़ नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी हाईली यूज्ड एल्गोरिदम। अच्छा, इसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी हैव अनदर एल्गोरिदम विच इज़ नोन एज द इन्वर्टेड लिस्ट्स। इसकी हम सॉरी नॉट इन्वर्टेड लिस्ट, पहले मैं तीसरे की बात करूँगा। सो लेट मी नंबर देन 1, 2 and 3। सो पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग। सो लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग यूज होती है जब हमारा डेटा हाई डिमेंशनल है, सो एज अपोज टू दिस जो कि लो डिमेंशनल था, और चाहे वो रियल वैल्यूड है या डिस्क्रीट है, अब फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूस और रियल वैल्यूड होने की जरूरत नहीं है, और डिस्क्रीट भी हो सकता है। अच्छा, here the big O is n bar d या n dash d, where this n dash is much much smaller than n, ठीक है। और इसके ऊपर भी हम कुछ थोड़ी सी बाउंड्स वगैरह कर सकते हैं एस्टेब्लिश। अच्छा, ये भी इनएग्जैक्ट है और नेबर्स मिस कर सकता है, ठीक है। लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग या LSH, लेकिन ये टेक्निक भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। और तीसरी टेक्निक जो है ये एग्जैक्ट है बाय द वे, ये है इन्वर्टेड लिस्ट्स, जो कि सर्च इंजन में हम बहुत यूज़ करते हैं। सो NLP से बोरो की भी चीज़ है ये। हाई डायमेंशनल डेटा के लिए यूज़ होती है जबकि वो डेटा स्पार्स हो। तो अब आपको याद आ गया होगा बैग ऑफ वर्ड्स, वो सारी चीज़ें बहुत हाईली स्पार्स वेक्टर्स हैं आपके पास। वो तो स्पार्स डेटा हो, डिस्क्रीट हो और हाई डायमेंशनल हो, उसमें ये बहुत अच्छा चलता है। एंड दिस इज एन एग्जैक्ट मेथड, इट डज नॉट मिस नेबर्स, ठीक है। और इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n bar d bar है, वेयर d bar इज मच मच लेस देन d एंड n bar इज मच मच लेस देन n, ठीक है। लेकिन ये दिस ओनली वर्क्स फॉर स्पार्स डेटा। नॉन स्पार्स डेटा पे आप इसको लगाएंगे तो दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये आपको कोई फायदा नहीं देगा परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है जनाब। तो आगे बढ़ते हैं, इन एल्गोरिथम्स को देखते हैं। और अगेन यहाँ पे एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर कि मैंने ये जो अब अगली ये तीनों स्लाइड्स हैं,
ये डायरेक्टली मैंने विक्टर लेब्रेंको की स्लाइड्स में से इनमें से कुछ डायग्राम्स ली हुई हैं, दैट्स व्हाई आई हैव हाईलाइटेड द रेफरेंस बिलो कि ये वहाँ से आई हुई। बाय द वे अगेन आई वुड इनकरेज यू, आपको मौका मिले तो आप उनकी छोटी छोटी वीडियोज़ हैं 2-2 3-3 मिनट की, यू शुड वॉच देम, और वहाँ से आपको इसमें कुछ और डिटेल्स भी हो सकता है मिलें जो कि मैं जानबूझ के बीच में से स्किप कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, करना क्या है? करना ये है कि अब देखें, ये मेरे सारे के सारे डेटा पॉइंट्स हैं, फर्ज करें मैंने लिखे हुए, नीचे प्लॉट भी हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं इन डेटा पॉइंट्स में सबके सबसे मुझे कंपेयर ना करना पड़े, किसी तरह मुझे कोई हिंट्स मिल जाएं कि मेरे नियर नेबर्स कहाँ पर होंगे। तो हम करते ये हैं कि हम जितनी भी डिमेंशंस हों, इस केस में सिर्फ 2 डिमेंशंस हैं, जितनी भी डी डिमेंशंस हों उन सब डिमेंशंस में से रैंडमली एक डिमेंशन को पहले पिक करेंगे और उस डिमेंशन का हम मीडियन फाइंड कर लेंगे अक्रॉस ऑल ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स। मीडियन फाइंड कर लिया, मीडियन से गारंटी हो गई कि हमारा पूरी डिमेंशन का जो डेटा पॉइंट्स हैं वो आधे आधे में डिवाइड हो गए। और उसके बाद हमने इस हाफ के लिए फर्स्ट नोड डिस्क्राइब कर दिया। तो अब ये पहले ब्लू को देखें खाली। सो अगर आप खाली ब्लू को देखें तो ये मैं ये कह रहा हूं कि मैंने फर्स्ट x1 चूज कर लिया रेंडमली और उसका मीडियन निकाला तो 6 आया। तो x1 की 6 से छोटी सारी वैल्यूज इधर आ गई, यानी 1 2 4 3 5, और ये इससे बड़ी और इक्वल जो हैं वो इस साइड पर आ गई, मीनिंग के 6 7 8 7 और 9 ये इसकी दूसरी साइड के ऊपर आ गई। ठीक है, और ये आप लाइन भी देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम के अंदर, ये लाइन इंडिकेट कर रही है। सो बेसिकली यू जस्ट डिवाइडेड योर x1 डिमेंशन इनटू 2 पार्ट्स जिसके दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ आपके डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया। अब आपने इस ट्री में एक और डिमेंशन चूज की रैंडमली, अब इसमें 2 ही थी तो दूसरी आ गई, अगर इसमें 10 होती तो जाहिर है उनमें से कोई सी भी आ जाती। अभी x2 आ गई, x2 पे भी वही काम किया, दोनों साइड पे पहले मीडियंस फाइंड किया और मीडियन के अक्रॉस आपने डेटा पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया। और अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपको ये ग्रीन लाइन नजर आ रही है, इस ग्रीन के कोरिस्पॉन्डिंग, और रेड नजर आ रही है रेड के कोरिस्पॉन्डिंग, तो सब तरफ ही डिवाइड होते चले गए। नाउ व्हेन अ न्यू टेस्ट डेटा पॉइंट कम्स इन, फॉर एग्जांपल 7 4, तो अब आप बिल्कुल उसी ट्री से इसको गुजारेंगे एंड यू गोना से कि हम सबसे पहले 7 है तो ये कौन सी साइड के ऊपर होगा, ये उस साइड के ऊपर होगा जहाँ पे x1 बड़ा है, सो ये वाली साइड के ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद x2 इसका 4 है, दैट मीन्स लेस देन 8, तो ये लेस वाली साइड के ऊपर आ जाएगा। तो ये हम फाइनली पहुंच जाएंगे उस जगह के ऊपर जहां पर हमारे पास वो पॉइंट्स होंगे। सो इस केस में ये क्या बन रहा है, इस केस में 7 4 कौन सी साइड के ऊपर आएगा, ये आएगा ये, अगर मैं इसको यहाँ पर किसी हाइलाइटर से इंडिकेट कर दूं, सो इट्स बेसिकली दिस साइड। सो इस रीजन के अंदर ये आकर लैंड करेगा। सो इट्स 7 along x1 एंड इट इज 4 along x2, तो ये वाला रीजन बन गया। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो अब जब हम यहां पहुंच गए तो यहां पर 2 ही इसको डेटा पॉइंट मिले, एक इसको मिल रहा है 7 2 और एक इसको मिल रहा है 9 6, इसको ये 2 डेटा पॉइंट्स खाली मिल रहे हैं। और ये इन 2 डेटा पॉइंट्स में दोनों के साथ अब अपने डिस्टेंसेस निकालेगा, यानी इस जगह तक पहुंचते पहुंचते इट्स गोना कम हियर एंड देन इट्स गोना गो हियर एंड देन इट्स गोना गो हियर, और यहाँ आकर ये इनसे अपने डिस्टेंसेस निकालेगा और इनको नियरेस्ट नेबर समझेगा और इनकी बेस के ऊपर अपना पॉइंट असाइन कर लेगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम ये देखें कि इसने इस पॉइंट को मिस कर दिया है क्योंकि ये ट्री के उस हिस्से में नहीं था, तो लिहाजा ये इनएग्जैक्ट है, ये नियरेस्ट नेबर्स को मिस कर सकता है। ठीक है, पहला मसला तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये मसला, इसका मेन मसला ये होगा। एक और भी इसका मसला है लेकिन वो ज़रा शायद अगली वीडियो के बाद आपके जहनों में क्लियर होगा, लिहाजा मैं उसकी अभी बात फ़ौरन नहीं छेड़ता, शायद मैं अगली स्लाइड पे थोड़ी सी उसकी बात करूँ। अच्छा, दूसरी चीज़, अब इसकी कम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी, बिकॉज दिस ट्री इज डिवाइडिंग योर डेटा सेट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स एट ईच लेवल। तो अब अगर आपके पास ऐसा ट्री हो जो हर लेवल के ऊपर प्रॉब्लम को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे, कुछ याद आता है? डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर एक एल्गोरिथम पढ़ा था ना बिल्कुल शुरू में जब डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, बाइनरी सर्च, जो कि हमारी पूरी की पूरी सर्च स्पेस को 2 इक्वल हिस्सों में हर लेवल पर डिवाइड करता है। तो फिर हमने ये देखा था कि जिससे जो ट्री बनता है उस ट्री की मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो सकती है। इफ यू डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एट ईच स्टेप, देन कितने नंबर ऑफ आपको डिविजन्स करने पड़ेंगे अंटिल यू रीच अ प्रॉब्लम साइज ऑफ 1, कितने मैक्सिमम करने पड़ेंगे? log base 2 of n।
अगर n इज़ द प्रॉब्लम साइज। ठीक है, अगर आप इस पर कन्विंस ज़रा कच्चे भी हैं ना तो कोई निकाल के पुराना इसका वो एनालिसिस देख लीजिए, बड़ा आसान है, खुद हाथ से करके देख लें, ट्री बना लें, एक प्रॉब्लम लें, उसको डिवाइड करें और आपको बड़े आराम से ये निकल आएगा कि log base 2 of n किस तरह से निकलता है। ठीक है, अच्छा तो d इंटू log base 2 of n, why? बिकॉज हमें log base 2 of n इसकी डेप्थ है जहां तक हमें जाना पड़ेगा। The d in this case would be pretty small actually, because हम already कह चुके हैं कि हमारी number of dimensions जो हैं वो small हैं, so the d would one be small and two the d would just be used for computing the distance to these points जिन तक हम already zero in कर चुके हैं, जो हमारे tree को parse करके leaf के ऊपर हमें मिले, और ये points बहुत कम होंगे, so these would be a small number of points, so लिहाजा you will also read, जहाँ पर आप इसके सर्च वगैरह को देखेंगे तो you will find कि अक्सर इसकी जो सर्च की complexity है that is reported as simply log base 2 of n, but that's the best case scenario। ठीक है, अच्छा अब मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि worst case scenarios कब होते हैं, इसको improve किस तरह से किया जाता है, and why is it in general called either d log base 2 of n या बाज़ cases में n log base 2 of n, वो वाले cases में इस वक्त थोड़े से इस वक्त ignore करूँगा, as I said कि हमने खाली इनको superficially देखना है, पूरी इसकी complexity का analysis करना इन तीनों एल्गोरिदम्स की हम इस वक्त वो नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट जी, सो होपफुली आपको KD ट्री समझ में आ गया। वन बाय वन सारी डिमेंशंस के अक्रॉस स्प्लिट करें और इससे होप करें कि आखिरी डिमेंशन जिसमें आप पहुंचेंगे उसमें अब वही चीज़ें बच गई होंगी जो एक दूसरे के करीब होंगी। इस पे हम ज़रा जब अब पूरा अगली वीडियो जब आप देखेंगे ना कर्सिव डिमेंशनैलिटी की, इस पे ज़रा दोबारा गौर कीजिएगा कि ये बात कितनी आपको उसके बाद भी कन्विंस रहते हैं आप इस बात पे, लेकिन उसमें ये भी याद रखिएगा कि वहाँ पे नंबर ऑफ डिमेंशंस बहुत हाई हैं। जब नंबर ऑफ डिमेंशंस लो होती हैं तो ये बात रीजनेबल है, जो कि यहाँ पर नज़र भी आ रही है, लेकिन इट कैन स्टिल मिस पॉइंट्स, जैसा कि इस केस में भी इसने मिस कर दिया। अच्छा जी, दिस इज द सेकेंड टेक्निक, द लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग, या जिसको LSH भी लिखा जाता है। जब आप इसको अगर कभी सर्च करेंगे, ढूंढेंगे और इस पर पढ़ना चाहेंगे तो LSH के नाम से आपको ये मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर आइडिया बड़ा सिंपल है, आप अपने पूरे स्पेस को पकड़ें और बजाय वन बाय वन डिमेंशंस में जाके काटने के आप रैंडम हाइपरप्लेन्स ड्रॉ करना शुरू कर दें इस पूरी चीज़ के ऊपर। सो द वे यू डू दैट, द वे you draw these random hyperplanes over your over the entire region is कि अच्छा पहली चीज़ हाइपरप्लेन क्या होता है। सो हाइपरप्लेन किसी भी n डिमेंशनल स्पेस के अंदर n-1 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो जो कि उसको किसी भी तरह से कट कर सकता है। तो हमने यहाँ पर k हाइपरप्लेन्स डिफाइन किए हैं। जब हम एक हाइपरप्लेन बनाते हैं तो वो रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो जब हम k हाइपरप्लेन्स बनाएंगे तो वो हमारे पूरे के पूरे इस रीजन को 2k रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देगा। ये सब के सब जो हाइपरप्लेन्स हैं ये पॉलीटोप्स है, मीनिंग कि ये सारी साइडों से अल्टीमेटली बाउंड हो जाएंगे किसी न किसी हाइपरप्लेन से, और हर हाइपरप्लेन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, यानी कि रेड वाले को अगर आप देखें तो जो पॉइंट एक तरफ हो सकता है वो दूसरी तरफ नहीं हो सकता, इसकी एक ही तरफ हो सकता है हर पॉइंट, ठीक है। सो अब आपके पास जब भी कभी नया एक टेस्ट डेटा पॉइंट x आएगा तो आपने करना सिर्फ ये है कि उसको एक एक करके सारे के सारे k हाइपरप्लेन्स के साथ कंपेयर करना है। और ये कंपैरिजन कैसे होता है हम आगे जाकर कुछ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स देखेंगे जहां पे आप लाइन के साथ प्लेन के साथ कंपेयर करना सीखेंगे कि कोई पॉइंट उसकी पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे, यानी एक तरफ है या दूसरी तरफ है, और उससे कंपेयर करने के बाद विल एंड अप इन अ रीजन जिस रीजन के अंदर वो चीज़ हमें मिल रही होगी, यानी जिस रीजन में अल्टीमेटली वो वाला पॉइंट x फॉल करेगा। और अब उस रीजन के अंदर जितने पॉइंट्स होंगे उन सब से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उन सब से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करके उनको नियरेस्ट नेबर समझेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो अगर ये इस ब्लू रीजन के अंदर आया है तो इसने इस पॉइंट को मिस कर दिया। सो अगेन दिस कैन मिस नेबर्स, ठीक है। इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है अगेन वो d log n के बराबर आती है अगर k is chosen to be log n. If k is chosen to be log n or close to log n, then the complexity of this could be d log n. अच्छा, अब सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि आपको इस लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग की जरूरत क्यों पड़ी बिनिंग करने के लिए। एसेंशियली योर बिनिंग ना, आप अपने सारे पॉइंट्स को बिन कर रहे हैं। बाय द वे हैशिंग कहाँ से आ रही है, आप हैश टेबल डिजाइन कर रहे हैं। इन सारे पॉइंट्स को जो किसी एक प्लेन की एक साइड पे या दूसरी साइड के ऊपर है, इसको आप एक खास की वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि लेट से ये रेड प्लेन में कहूँ तो इसकी 0 वैल्यू असाइन हो रही होगी रेड प्लेन की
उन सारे पॉइंट्स को जो लेट्स से इससे ऊपर है और 1 असाइन हो रही होगी जो इस सब इससे नीचे है, या हम इसको उल्टा भी कर सकते थे, 0 1 मैंने आर्बिट्रेरली असाइन किए, ठीक है। तो इस तरह से हम एक हैश टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन खैर जब KD ट्री मौजूद थे तो फिर इनकी ज़रूरत क्या थी, और ये वो चीज़ है जो आपको समझ पूरी तरह आएगी जब हम कर्सिव डिमेंशनैलिटी पढ़ चुके होंगे कि हाई डिमेंशंस के अंदर ये कहना कि D-1 डिमेंशंस के अंदर हमने यानी फाइनली पहुंच गए आखिरी डिमेंशन के अंदर जैसे हम KD ट्रीज में कर रहे थे, और D-1 डिमेंशंस को हम पार्स कर चुके हैं, हम कह चुके हैं कि उनको हमने आधा 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 डिवाइड कर दिया था। लेकिन उस आखिरी डिमेंशन में पहुंचने के बाद आप ये फिर भी एज्यूम नहीं कर सकते कि आपके यहाँ पर जो नेबर्स हैं वो नियर हैं। ये एक चीज़, एक कॉन्सिक्वेंस है जो कि हम अगले लेक्चर में, अगली लेक्चर वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये कहाँ से आता है। खैर फिलहाल आसान सी बात, इस वक्त हम बहुत ज़्यादा चीज़ों की गहराई में नहीं जा रहे। 2 मेथड हम अब तक देख चुके हैं। एक वो है जो 1 बाय 1 करके सारी की सारी डिमेंशंस पे स्प्लिट करता है और इस तरह से नियरेस्ट नेबर्स पे पहुंचने की कोशिश करता है, इनएग्जैक्ट है, नियरेस्ट नेबर मिस कर सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप डिमेंशन बाय डिमेंशन नाइसली नहीं जाना, बल्कि आपने रैंडम हाइपरप्लेन्स उठाकर फेंकते जाने हैं, काटते जाएंगे वो आपके पूरे स्पेस को, और उसके बाद आपने जाकर हर आने वाले पॉइंट को हर प्लेन से कंपेयर करना है यहाँ तक कि वो उस रीजन में पहुँच जाए जहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि शायद उसके नियरेस्ट नेबर्स हों। ये हाई डायमेंशनल स्पेस में भी काम करता है और ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों किस्म के लेबल्स के साथ काम करता है, एज अपोज टू KD ट्रीज जो कि लो डायमेंशनल स्पेस और कंटिन्यूस लेबल्स के साथ काम करते हैं, ठीक है। Finally, we talk about the inverted lists, जो कि एक exact method है. This does not miss neighbors, ठीक है। और इसकी जो complexity है वो भी बहुत अच्छी है. It's D under root of n, ठीक है। So यानी अब इसकी भी एक पूरी तफसील है कि ये किस केस में है। ये उस केस में है कि अगर आपकी जो हम लिस्ट अभी बनाएंगे उसकी एवरेज लेंथ ऑफ द लिस्ट अगर अंडर रूट ऑफ n हो, स्क्वायर रूट ऑफ n हो, तो और ये है कि D जो आपके नॉन ज़ीरो एट्रीब्यूट्स हों, उस केस में ये वाली चीज़ फुलफिल होती है। लेकिन इस वक्त कम्प्लेक्सिटी को भूल जाएं, हम इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है। अब सिर्फ ये देखें कि इसमें करते क्या हैं। So this is useful, by the way, when you have high dimensional data but the data is sparse. There are a lot of zeros. Like for example हमारा text का जो data होता है जिसके हम bag of words बनाते हैं। अच्छा, फर्ज करें मेरे पास ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं और ये ईमेल्स हैं जिस पे स्पैम हैम के मेरे पास लेबल्स लगे हुए हैं। मैंने इन सब के लिए एक लिस्ट क्रिएट की जिसको मैं इन्वर्टेड लिस्ट कह रहा हूँ, जिसमें सारे वर्ड्स हैं, सेंड, योर, रिव्यू, अकाउंट, पासवर्ड, और इसमें डॉक्यूमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं कि किस किस डॉक्यूमेंट में ये वर्ड आया था। सो सेंड किस किस में आया था, 1 2 3 4 5 सब में आया है। योर किस किस में है, डॉक्यूमेंट 1 5 और 6 में है खाली। सो डॉक्यूमेंट 1 5 और 6 में योर आया हुआ है, ठीक है। एंड सो ऑन, यू कैन ट्रेस द रेस्ट। इस लिस्ट को हम इन्वर्टेड लिस्ट कहते हैं। अब फ़ायदा क्या है इसका, हमारे पास एक नई टेस्ट ईमेल आई, अकाउंट रिव्यू, 2 वर्ड थे इसमें। मैं अकाउंट पर गया और मैं रिव्यू पर गया, मुझे वो सारे के सारे डेटा पॉइंट्स मिल गए, 2 6, और ये भी 6 था तो लिहाजा 2 और 6। सो 2 और 6, लेट मी चेंज द कलर, 2 और 6 वो वाहिद डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एट्रीब्यूट शेयर कर रहे हैं मेरी टेस्ट ईमेल के साथ। इनके अलावा मेरा कोई क्लोज नेबर हो नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ तो कोई वर्ड ऐसा है ही नहीं जो कॉमन हुआ हो, जो वर्ड उनके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जब वर्ड शेयर ही नहीं कर रहा है, डिस्टेंस ही नहीं निकल सकता। डिस्टेंस जो है वो उनके साथ, यानी जो वर्ड मेरे पास है उनके पास नहीं है, जो वर्ड्स उनके पास है वो मेरे पास नहीं है, लिहाजा उनसे डिस्टेंस निकालने का कोई फायदा नहीं है। द डिस्टेंस वुड बी वेरी हाई एज अपोज टू दीज जहाँ पर वर्ड्स कॉमन हैं। सो दीज आर क्लोजर टू मी, वो ईमेल्स जिनमें वो अल्फाज आए हैं जो मेरी ईमेल में आए हैं, मेरी ईमेल से मिलते जुलते हैं, ठीक है। ये दैट्स द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो अब ये यूज करते हुए हम as long as your data is sparse, as long as this is true, अगर डेटा स्पार्स है तो उस केस में ये लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग आपको एग्जैक्ट आंसर्स देगी और आपको सारे के सारे नेबर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो होपफुली यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई। मैं एग्री करता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए चीज़ों की, बहुत चीज़ों को हमने ग्लॉस ओवर कर दिया, कम्प्लेक्सिटीज़ को ग्लॉस ओवर कर दिया, हमने इनकी फर्दर एनहांसमेंट्स को किसी डिटेल में नहीं गए। मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारे KNN एल्गोरिदम को फर्दर इंप्रूव किया जा सकता है। बहुत से एल्गोरिदम्स हैं, इसके अलावा भी एल्गोरिदम्स आपको मिलेंगे जो इसको इंप्रूव करने के लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अब वी आर स्टक विद इट्स कम्प्लेक्सिटी, वी कैन स्टिल इंप्रूव इट।
और पार्स एंड विंडोज़ का जो हमने मेथड देखा उससे हमने कुछ नई चीज़ें सीखी। तो I'll stop here and inshallah see you in the next video.